जय हिंद दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आज मैं पॉलिटी का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। अध्याय 3 है। इससे पहले 2 मैंने ले लिया है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री का भी मैंने कंप्लीट, अतीत इतिहास जो क्लास 6 का है, क्लास 8 का मैंने कंप्लीट किया है, उसको स्टोरी फॉर्म में जाकर देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसमें हाइलाइटेड पॉइंट ही दिया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आपका बीपीएससी बिहार टीचर्स में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि समय बहुत कीमती है आपके लिए, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। कंपटीशन 1 to 5 में और बहुत ज़्यादा है, तो आपको हर चीज़ को अच्छे से समझना है। इसको स्टोरी फॉर्म में एक बार सुनते जाइएगा। पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन यापन के लिए विभिन्न स्वरूप के बारे में जाना। जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं 2 से 3 बार रिपीट करूंगा, ताकि आपको यही याद हो जाए। गांव के लोग कौन कौन से कार्य करके अपने आजीविका चलाते हैं, इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले जीवन यापन के बारे में जानेंगे। भारत में लगभग 5,000 से अधिक शहर और कई महानगर हैं। कितने हैं? 5,000 से अधिक शहर हैं। इस महानगरों में 10 लाख से अधिक से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में मुंबई और दिल्ली। इन कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। क्या कहते हैं? शहर में कभी ज़िंदगी रुकती नहीं है। चलो एक शहर में जाकर देखें, वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से भी सभी को मिलते हैं। तो ऑप्शन है आपका, ये देखिए, यह बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ लाखों लोग रहते हैं। यहाँ यह बहुत बड़ा शहर है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत ही कम मिलता है। यहाँ मेरे मामा रहते हैं। एक बार मेरे भाई बहन के बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जानने का मौका मिला। फुटपाथ और पटरी पर काम करने वाले, ये देखिए, इस तरह से देखिए फुटपाथ है और यहाँ पर फल फूल लगा हुआ है, फल बेचने वाले। जब हम सुबह के घर से निकल रहे गए थे, जैसे ही हम मुख्य सड़क की ओर मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी और फल बेचने वाले अपने ठेले पर सब्जी एवं फल सजा रहे थे। तो वही सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए ठेला लिए जा रहा था। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी कुछ पूजा सामग्री लेकर के बैठी थी। ये देखिए, अखबार विक्रेता, चमनकार या फिर नाई, ये सारी चीज़ें हैं। सड़क के दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार बेच रहा था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग खरीद कर ले जा रहे थे। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ हॉर्न बजाता हुआ गुजर रहा था। पास में एक पेड़ था, जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची अपने टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में एक नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी दूर पर एक सैलून था, जहाँ कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने एवं केस कटाने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई पैसे कम ही पैसे में दाढ़ी बना देता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर के एक व्यक्ति ठेला पर तरह तरह के बर्तन, जैसे थाली, कटोरी, चाय, छन्ना, कप आदि बेच रहा था। ये जिसे हम प्रायः इस्तेमाल करते हैं। ये सभी भी स्वरोजगार में लगे हुए हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है। उन्हें अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। वे स्वयं रोजाना बनाते हैं, किन किन चीज़ों को बेचें, माल खरीदें, कहाँ से खरीदें, अपनी दुकान कहाँ लगाएं। उनकी ये दुकानें अस्थायी होती है। वे कभी सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछा कर के दुकान लगा देते हैं, तो कभी खंभों पर भी तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा कर दुकान लगाते हैं। वे रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं। इनकी कमाई कम होती है। इनकी आय मजदूरों जैसी है, पर वे अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारियों को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। इन सभी को क्या कहते हैं? पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। इन सभी को पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रख कर अपना सामान बेचते हैं। वे अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहाँ खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है। ग्राहकों के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम वहाँ कहीं आते जाते हैं, तो प्राय ये रास्ते के किनारे बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हुए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं, वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। दुकान उदाहरण के लिए सड़कों पर
गुपचुप, समोसे, गोलगप्पे जिसको कहते हैं, चाट, मोजा आदि। यह ज़्यादातर घर पर भी तैयार किया जाता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। इनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ ठेलों पर सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इनको या इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के लिए अधिकता अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी, यातायात एवं लोगों के आवागमन की भी सहज से हो पाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, किन किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले को स्वरोजगार में लगे होते हैं, क्योंकि ये अपने टाइम के पक्के होते हैं, अपने टाइम के हिसाब से ये करते हैं और अपने हिसाब से खरीदते हैं, अपने हिसाब से बेचते हैं, मजदूर के हिसाब से नहीं कि कोई आकर के इस पर हुक्म चला दे। नहीं, चलिए, अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगने वाले किसी व्यक्ति से पूछकर बताओ कि उनकी दिनचर्या कैसे, वो फल कहाँ से और कब खरीदता है, जब वह सुबह दुकान कब आता है लगाता है या फिर आता है, शाम को दुकान कब उठाता है, यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं, इस काम में उनके परिवार के सदस्य का क्या मदद करते हैं। तो ये ऐसे देखेंगे, आप पूछेंगे जब आस-पास में जैसे गोलगप्पा लगाने वाले, झालमुड़ी लगाने वाले, तो ये लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, इवन घर से भी कुछ गोलगप्पा बनाकर लाते हैं, फिर यहाँ पर उनके घर वाले भी मदद करते हैं। चलते-चलते मैं थक गई और बाज़ार में जाने के लिए उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर के सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक रिक्शे वाले को बाज़ार जाने के लिए तय किया। ये देखिए, ये रिक्शा चालक का फ़ोटो इस तरह से श्याम नारायण, एक रिक्शा चालक। गाँव से काफ़ी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, उसी में से श्याम नारायण जी भी एक हैं। वह भभुआ जिले के कृषक मजदूर हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है, गाँव में साल भर खेती में मज़दूरों की आवश्यकता नहीं होती है। वे फसल की कटाई, बुआई के समय गाँव में काम करते हैं। इस काम से जो कमाई होती है, उसके परिवार का खर्च नहीं चलता है, इसलिए वो खेतों में काम नहीं मिलता है, तो वो शहर आकर के रिक्शा चलाते हैं। यह उनका दिन प्रतिदिन का काम है, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई नहीं हो पाती है। अगर उस चालक का यानी रिक्शा चालक का अगर तबीयत खराब हो, तो उनकी कमाई उस दिन की नहीं होती है। ये रैन बसेरा में रात गुज़ारते हैं। रैन बसेरा इस तरह से देखिएगा, आपको एक शेड है, नीचे में आपका रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको पिक्चर देखने को मिल रहा होगा, ये रैन बसेरा का इस तरह से। तो रोज़ 150 से 200 रुपया की कमाई होती है इनकी। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता, तो वे रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपये रिक्शा मालिक के देते हैं। प्रतिदिन 60 से 70 रुपये खाने या अन्य ज़रूरतों में खर्च हो जाते हैं, बाकी के पैसे वो परिवार के लिए बचा देते हैं। 20 से 25 दिनों पर एक बार परिवार से मिलने गाँव भी चले जाते हैं। इसी ही पैसे से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी-कभी इनके घर की महिलाएँ भी मज़दूरी कर कर के कुछ कमा लेती है। जैसे प्रश्न अब आता है, श्याम अरोड़ा कुछ समय शहर में या कुछ समय गाँव में रहता है, क्यों? क्योंकि गाँव में रहता है तो जब खेती-बाड़ी का समय आता है, तो वहाँ पर खेती-बाड़ी दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं, और बाकी कुछ समय उनका जाता है शहरों में जाके रिक्शा चलाने के लिए, क्योंकि उनके पास करने के लिए पूरे साल भर के खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे। चलिए, श्याम नारायण रैन बसेरा में क्यों रहता है? क्योंकि पैसे की कमी के कारण। बाज़ार में अब जाते हैं। जब हम बोरी रोड बाज़ार पहुँचे, तो दुकानें खुली शुरू खुलनी शुरू हो गई थी। बोरिंग रेट कई लोग गए भी होंगे, उनको पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, आप सुन लीजिए अभी। लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि की दुकानें की लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए। वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। यह 3 मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर अलग प्रकार के कपड़े थे। बाज़ार में 1-2 डॉक्टर की क्लिनिक भी थी, वहाँ भी लोगों का भीड़ थी। ये बहुमंजिला देखिए दुकान, ये डाक बंगला का है, पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए, आपका है ये कपड़े का दुकान, बड़ी दुकान में। मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान में पहुँची। वहाँ बैठे हुए दुकानदार से बात करना शुरू किया और उनके बारे में जानना चाहा। प्रमोद प्रमोद नाम का पहले मेरे पिताजी और चाचा एक छोटी-सी दुकान में चलाते थे। परिवार और त्योहारों के अवसर पे मैं अपनी माँ के साथ
उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम चलाता हूँ। अंशु हमने कुछ सालों पहले एक यह शोरूम खोला। मैं ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैं इसके साथ बुटीक भी चलाती हूँ। मैं इसी की पढ़ाई की हूँ। आजकल युवा वर्ग और अच्छे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इसको ध्यान रख कर के हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा कर के ये शोरूम खोला है। तो हमने अपने शोरूम के लिए ये माल दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से मँगवाते हैं, कभी-कभी कुछ कपड़े विदेशों से भी मँगवाते हैं। शोरूम के प्रचार-प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं। इससे हमारा व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इससे हमारा जीवन स्तर ऊँचा हो गया है। हमने एक कार भी खरीदी और एक मकान भी बनवाया है और जो बाज़ार से कुछ दूरी पर है। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शहरों में अपनी दुकानें चलाते हैं। वे दुकानें छोटी-बड़ी हैं और लोग अलग-अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद सँभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को नौकरी पर रखते हैं, जैसे मैनेजर, सहायक, गार्ड, साफ-सफाई के लिए कर्मचारी आदि। कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। उन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने या किराया बढ़ाने के लिए कह सकता है। इनकी सुरक्षा अपने दुकान वालों से कुछ कम होती है, लेकिन इनकी कमाई इनकी इनकी भी एक अच्छी कमाई होती है। ये कई लोग होते हैं रेंट पर लेकर के दुकान चलाते हैं। ये दुकान कब पक्की होती है, इनके आस-पास के नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। ये नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में 1 दिन बंद होती है। किसी भी दिन हो सकती है, जैसे अगर पटना में अगर आप देखेंगे तो संडे के दिन जनरली बंद होता है। देखिए उदाहरण में दिया हुआ। उदाहरण के लिए कुछ बाज़ार की दुकानें रविवार को, कुछ सोमवार को, कुछ मंगलवार को बंद रहती है। इन बाज़ारों में छोटे-छोटे दफ्तर या अन्य दुकानें भी होती हैं जो कुरियर, पीसीओ फ़ोन, फ़ोटोस्टेट आदि की सुविधाएँ देती है। अब प्रश्न आता है जो बाज़ार में सामान बेचते हैं, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें से क्या अंतर है, डिफ़रेंस है? क्योंकि क्वालिटी में डिफ़रेंस होती है, ये दूर-दूर से सामान मँगाते हैं जैसे मुंबई दिल्ली, अहमदाबाद या विदेशों से आती है उनके समय और उनके पास क्वालिटी और प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं और जो बाज़ार सड़कों पर जो बेचते हैं छोटे सामान में उसमें कम होती है और आस-पास के दुकान से लिए हुए सामान रहते हैं। लेकिन सस्ते होते हैं। प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन-कौन से कार्य करने पड़ते हैं? एडवर्टाइज़िंग करना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, अलग-अलग से सामान लाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फैक्ट्री में अब देखिए, मुझे हाथों में कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था। मेरी बहन ने कहा चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाती हूँ। अब ये आकांक्षा कौन है? तो चलते हैं। ये वो अब बहुत अच्छी कढ़ाई करती है और इसकी इसी तरह की फैक्ट्री कपड़ा मिल में भी काम करती है। यह फैक्ट्री शहर के एक कोने पर था। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शा कर से तय किया। स्टैंड से बस लेकर के फैक्ट्री के लिए चले। बस में काफ़ी भीड़ थी। यह फैक्ट्री उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी पर थे। कुछ देर बाद ये बस पर एक मोड़ पर ठहरी। मोड़ पर बहुत सारे लोग का झुंड दिखाई दे रहा था। उनमें से एक कुछ खड़े थे तो कुछ दुकान के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल पर सवार होकर के इनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि यह लेबर चौक है। यह लेबर चौक है। ये प्रतिदिन काम करने वाला मज़दूर या मिस्त्री कुछ यहाँ भवन बन रहे थे तो यहाँ मज़दूरी करते हैं। जहाँ मज़दूरी करते हैं। कुछ घरों या दुकानों में रंगाई-पुताई का भी काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफ़ोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे काफ़ी अनियमित मज़दूर शहर में हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहे हो लेबर चौक, ये सारे लोग हैं यहाँ पर अपने-अपने जैसे लेबर चौक कई जगह होता है और वहाँ पर अपना मज़दूर खड़ा रहेगा, आपको घर का काम करवाना है, पुताई करवाना है, झाड़ू-पोछा करवाना है तो यहाँ से उठाइए, प्रतिदिन के हिसाब से उनको लेबर चार्ज दीजिए, काम करवाइए, फिर अगर अगले दिन काम नहीं है तो उनको मना कर दीजिए। कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुँच गए। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ इस काम में बहुत सारे लोग लगे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतने लोग लगे हुए होंगे। छोटे-छोटे काम व्यक्तियों में बँटे हुए थे वहाँ। यहाँ हाथ और मशीनों दोनों से यह काम हो रहा था। कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे, तो कुछ कढ़ाई कर रहे थे। कुछ लोग उसमें से डिज़ाइन छाप रहे थे, तो कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। जिस तरह कढ़ाई का काम हो रहा था,
वहाँ हम लोगों ने नज़र दौड़ाई तो आकांक्षा वहीं अपने काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज़ दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो मेरा परिचय पूछा। मैंने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। वह हम लोगों को एक कमरे में ले गए जहाँ चादर तैयार करके रखी जाती थी। आकांक्षा ने मुझसे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर का पर कढ़ाई करने का वादा किया। आकांक्षा चादर बनाने वाले में एक बड़े कारखाने में काम करती है। जिस कारखाने में वो काम करती है वहाँ से चादर बड़े-बड़े थोक या खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में इनके चादर बेचे जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा का काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज़्यादा होती है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात के 8 बजे तक काम निपट जाता है। यानी कि 9 बजे से लेकर के 8 बजे तक के लगभग 11 घंटे। वो सप्ताह में 6 दिन काम करती है, किंतु वो जब वो काम जल्दी का होता है तो उन्हें रविवार को भी करना पड़ता है। उसे 1 दिन का काम करने के लिए ₹100 मिलते हैं और अतिरिक्त ₹50 दे कर के काम करने का मिलता है। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाता है। और आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर बरसात में कम कार्य मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास कोई भी काम नहीं रहता है। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में व अन्य जगहों पर जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता, हुए अन्य अनियमित रूप से काम में लगे रहते होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूँढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियाँ अस्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह और परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो ये इस तरह से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। प्रश्न है अब आपका, आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि ये एक मज़दूरी की काम है, डेली काम नहीं है, कोई भी परमानेंट काम नहीं है। आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मशीन्स में ज़्यादा काम होते हैं, तो उनको रखा जाता है, अदरवाइज़ उनको बाहर कर दिया जाता है। अभी अस्थायी शिक्षक की माँग की जा रही है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप इस तरह की परेशानी से दूर रहना चाहते हैं, तो अच्छे से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर स्टोरी फॉर्म में देखते जाइए इसको, और जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट लगता है, मैं उसे 2 बार 3 बार बोल के आपको समझाऊँगा। ये एससीईआरटी बुक्स है, आप 1 टू 5 के लिए कम से कम 6 से लेकर के आप 8 तक ज़रूर आप सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप कहीं कुछ कीजिएगा। दूसरे दिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किरल पब्लिकेशन का 6 सेट तक मैंने कंप्लीट कर दिया जीके और मैथ्स के साथ, और ये अभी रंजीत सर का जो बुक है वो स्टार्ट किया हूँ, उसको भी मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे दिन मैंने अपनी मामी से मिलने के लिए उनके कार्यालय में गए। मेरी मामी बैंक में कार्यरत है, जो वह वहाँ शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर है। उन्होंने कहा था कि शाम में 5:30 बजे से पहले मेरे बैंक पहुँच जाना। बैंक में ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी-बड़ी इमारत थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी थे, कार पार्किंग भी थी। मामी सप्ताह में 6 दिन काम पर जाती थी। ये देखिए बैंक का कार्यालय, और इसी तरह से देखने को मिलता था। आज से 10 इतने बड़े-बड़े डेस्क, अब तो छोटे-छोटे और स्लिम डेस्कटॉप मिलते हैं, लैपटॉप मिलते हैं। प्रतिदिन वो 9:30 बजे काम पर जाती है और 5 बजे वापस आती है। 9 से 5 यानी कि लगभग 8 घंटे का ड्यूटी होता है। कभी-कभी वह अपना काम घर पर भी निपटाती है। वो एक अस्थायी कर्मचारी है, अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फ़ायदे भी मिलते हैं। क्या है? बुढ़ापे के लिए बचत, यानी उनके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है, जिसको एनपीएस कहते हैं। बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर, यानी एक रिटायरमेंट होने पर ये पैसा मिल जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित पेंशन सरकारी देती है। अवकाश, रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, सरकार एक सीमा तक जो कर्मचारी और उनके परिवार सदस्यों को के इलाज का खर्चा उठाती है। इस तरह यानी सरकारी गवर्नमेंट जॉब का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको घर में किसी का कुछ भी हो जाए अकस्मात, तो गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाएगी। इस तरह कई कर्मचारी जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी काम में
करते हैं, जैसे सचिवालय, शिक्षा विभाग, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार या राज्य सरकार के उपकरणों में काम करने वाले कर्मचारी आदि। यहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग एवं कार्य तय होता है, उनको समय पर वेतन मिलता है। काम नहीं होने पर उन्हें अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। अगर काम नहीं है तो भी आराम से वो बैठे रहते हैं, तो उनको पैसा मिलता रहता है। हम मामी के साथ उनकी कार में बैठ गए। कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नई काम करने वाली नौकरानी मिल गई है। हमारे सहकर्मी के यहाँ भी वह काम करती है, उनका नाम सरला है। सरला की तरह हम यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते देते हैं। वे दूसरों के घर में जाकर के बर्तन साफ करना, झाड़ू देना, पोछा लगाना आदि काम करती है। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने या लाने का काम करती है। इन्हें उनकी मालिक महीने में पैसा देते हैं। विशेष परिस्थिति जैसे कि खुद बीमार पड़ने, परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर, शादी विवाह त्योहार अवसर पर अतिरिक्त पैसा देते हैं। साल भर में 2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। ये घरेलू कामगार करने वाली महिला का इस तरह से पिक्चर है। अब क्वेश्चन आता है, दूसरों के घर में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। आप दे दीजिएगा, क्या-क्या करती है? झाड़ू पोछा या फिर खाना बनाना या फिर कपड़े साफ करना। दफ्तर में काम करने वाली महिला और कारखाने में काम करने वाले महिलाओं में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो अस्थायी उनको काम रहता है, और दफ्तर में जो सरकारी रहते हैं या प्राइवेट में भी कहीं अच्छी जगह रहते हैं, उनको मिलता है, भत्ते मिलते हैं, छुट्टी मिलती है। इनके में कोई छुट्टी नहीं रहता है, इनका प्रेशर रहता है, इनको सैलरी टाइम पर मिलती है। इनकी अगर छुट्टी रहती है तो सैलरी काट ली जाती है। इनको अगर काम नहीं हो तो काम से निकाला भी जाता है, इनको काम से नहीं निकाला जाता है। क्या भविष्य निधि, अवकाश, चिकित्सा सुविधा शहर में अस्थायी नौकरी के साथ अलावा दूसरे काम करने वालों को मिल सकती है? इस पर चर्चा कर मिल सकती है, कई प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। कुछ ही देर में गाड़ी घर पहुँची, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हुए कभी एक-दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बाँधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। अभ्यास के लिए आप ये देखें, अपने अनुभव और बड़ों से चर्चा कर शहरों में जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों की सूची बनाएँ। ये देखें, अपने अनुभव के आधार पर नीचे दी गई तालिका को खाली का स्थान को भरें, जैसे कि फुटपाथ या पटरी की दुकान कौन सी होती है, जैसे गोलगप्पे की हो सकती है, कपड़े की हो सकती है, या फिर छोटे मोटे काम जैसे कि रसोई का काम करने वाले, या फिर कुछ ऐसे बर्तनों का दुकान हो सकता है। बाजार की अस्थायी दुकान जैसे कि कपड़ों की दुकान, शोरूम हो सकता है, जूते का हो या कपड़े का हो, या कुछ भी हो सकता है। फैक्ट्री में काम करने वाले भी, जैसे कि कपड़े बनाने वाले फैक्ट्री के लिए किस तरह से हो सकता है, या फिर घरेलू कामगार बैंक में, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगी नहीं, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं सीधे। नेक्स्ट है तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। सभी तंबाकू उत्पादक ये है उत उत्पाद हानिकारक है। कोई भी तंबाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है। बीड़ी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि सिगरेट। सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर के सहित कई रोग हो सकते हैं। अब लेंगे अध्याय 4, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह स्टोरी फॉर्मेट में हम सारे एससीईआरटी का बुक्स कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 6 क्लास का हिस्ट्री और 8 क्लास का हिस्ट्री आपका कंप्लीट कर चुका हूँ। ज्योग्राफी के लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार हो चुका है। ईवीएस का नोट्स तैयार हो चुका है, उसका वीडियो बन चुका है प्लेलिस्ट, आप उसको जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।